चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस ब्लॉग में मैं आपको माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कैसे जाए, कौन सा रास्ता चुने, बाणगंगा पुराना या ताराकोट नया वाला रास्ता, कहाँ रुके, क्या सामान साथ ले जाना चाहिए, कितना खर्चा आता है, कितने दिन लगते हैं, RFID कार्ड कैसे बनवाए और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड साबित हो सकता है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए देश के किसी भी कोने से आप सीधी ट्रेन लेकर कटरा पहुंच सकते हैं, क्योंकि कटरा रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। आप चाहे तो जम्मू तक भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में बस या टैक्सी से करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। बस का किराया नॉन AC और AC के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि नॉन AC बस का किराया लगभग 80 रुपए से शुरू होता है और AC बस का किराया लगभग 150 रुपए तक होता है। टैक्सी का विकल्प भी उपलब्ध है। प्राइवेट टैक्सी वाले इस दूरी के लिए लगभग 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं, जो गाड़ी और सीटिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, जहां से पूरे भारत के कई बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है और यहाँ से भी बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। तो आप चाहे ट्रेन से आए या फ्लाइट से, कटरा पहुंचना यात्रियों के लिए बहुत ही आसान है। अब जानकारी लेते हैं RFID कार्ड के बारे में, जो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कंपलसरी होता है। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और सिर्फ कुछ ही मिनट में पूरा हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड साथ रखना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए वह जरूरी डॉक्यूमेंट है। RFID कार्ड कटरा के कई सेंटर्स पर आसानी से बनवा जा सकता है। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर ही इसका सेंटर मिल जाएगा। बस से आने वाले लोगों के लिए कटरा बस स्टैंड पर भी RFID कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू बस स्टैंड के बाहर भी RFID कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। कार्ड बनवाने के बाद आपको सिर्फ कुछ ही मिनट में RFID कार्ड मिल जाएगा और फिर आप अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह RFID कार्ड का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और फास्ट है। अगर आप RFID कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन मिलती है। इस मशीन के जरिए आप आसानी से अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बस प्रिंट आउट लेकर आइए, उसे स्कैन करें और तुरंत ही आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको यहाँ पर रहने के लिए आपको अच्छी सुविधाएं मिलती है। कटरा का निहारिका कॉम्प्लेक्स माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ से यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध है। आप यहाँ से करंट डेट का यानी चालू तारीख का रूम रिजर्वेशन कर सकते हैं और आप चाहे तो हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग भी यहीं से कर सकते हो। ठहरने के लिए यहाँ स्टे का विकल्प है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो सिर्फ 150 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको एक बेड मिल जाता है। इसके अलावा सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधा भी दी गई है। और अगर आप चाहे तो टिकट बुकिंग माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप चाहे तो किसी भी प्राइवेट होटल में भी ठहर सकते हैं। यहाँ छोटे बजट से लेकर अच्छे लग्जरी होटल तक आसानी से मिल जाते हैं। अब हम माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने वाले दोनों मार्गों को समझते हैं। पहला है पुराना पारंपरिक मार्ग, बाणगंगा मार्ग। इस रास्ते में थोड़ी चढ़ाई आती है, लेकिन यहाँ का माहौल हमेशा जीवंत रहता है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर,
दुकान, लंगर और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार नजर आती है। साथ ही घोड़े और पालकी सेवाएं भी यहीं से मिलती है। जगह जगह भजन और गीत गूंजते रहते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर जाता है। अगर आपको यात्रा के दौरान सुविधाएं, चहल पहल और एंजॉयमेंट चाहिए तो बाणगंगा मार्ग आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा है नया ताराकोट मार्ग। यह पुरानी राह से लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ आपको साफ सुथरा, चौड़ा और आधुनिक रास्ता मिलता है। इस मार्ग पर भीड़ कम होती है, जिससे माहौल शांत और सुकून भरा रहता है। हालांकि यहाँ दुकानों और लंगर की सुविधाएं बहुत सीमित है और घोड़े, पालकी या बैटरी कार जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह मार्ग खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो पूरी यात्रा पैदल ही आराम से करना चाहते हैं। यानी दोनों मार्गों के अपने अपने फायदे और अपने अपने अनुभव है। एक और पुराना मार्ग जहां भक्ति और चहल पहल का रंग देखने को मिलता है, वही दूसरा और नया मार्ग है जो शांति और आराम से पैदल यात्रा करने का अनुभव देता है। अगर आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधाएं चाहिए तो बाणगंगा से यह सारी सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ ट्रस्ट के प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं और सभी रेट्स बोर्ड पर साफ लिखे रहते हैं। घोड़ों की बात करें तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का किराया लगभग 500 रुपये है और बाणगंगा से सीधे भवन तक जाने का किराया लगभग 1100 रुपये है। पालकी सेवा में किराया वजन के हिसाब से तय होता है। जैसे बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक 100 किलो तक के वजन के लिए 1500 रुपये और 100 किलो से ऊपर के वजन के लिए लगभग 1900 से 2000 रुपये तक शुल्क लगता है। वही बाणगंगा से भवन तक जाने के लिए 100 किलो तक के वजन के लिए 3450 रुपये और उससे ऊपर के वजन पर करीब 4300 रुपये तक किराया होता है। ट्रॉली सेवा आमतौर पर छोटे बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए होती है। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक इसका किराया लगभग 250 रुपये होता है और बाणगंगा से भवन तक का किराया लगभग 550 रुपये लिया जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे कमरे बुक करना, हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करना, बैटरी कार, ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी टिकट और सुविधाएं ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से बुकिंग कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो विशेष आरती होती है उसके लिए भी टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हर यात्री अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सकता है। तो चलिए मैं आपको माता रानी के डिजिटल दर्शन करवाता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और हम RFID कार्ड बनवाने के लिए निकल रहे हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए कटरा में अलग अलग जगहों पर काउंटर उपलब्ध है, जहां से आप आसानी से कार्ड ले सकते हैं। सिर्फ 1 ही मिनट में हमें RFID कार्ड मिल गया। यहाँ बस आपको आधार कार्ड दिखाना होता है और तुरंत ही RFID कार्ड आपको मिल जाता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम बाणगंगा चेक पोस्ट पहुंच चुके हैं। यहीं से हमारी यात्रा का ऊर्जावान आरंभ हो रहा है। बाणगंगा चेक पोस्ट माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर आपके सामने RFID कार्ड की जांच होती है, उसके बाद ही आगे की यात्रा जारी रहती है। तो अभी हम यहाँ लाइन में लग रहे हैं। सामने ही चेकिंग पॉइंट है। यहीं से हमारी माता रानी की यात्रा शुरू हो रही है और आप भी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। रास्ते में हमें जगह जगह कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। श्रद्धालु यहाँ रुककर पूजा अर्चना करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पर हमें भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान जी और माता सरस्वती की बड़ी और बेहद ही खूबसूरत प्रतिमाएं दिखाई देती है। और यहाँ पर आपको भगवती माता की खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें गौ माता और उसका प्यारा सा बछड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों एकदम शांत और मासूम लग रहे हैं। रास्ते में यह नजारा देखकर मन काफी खुश हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं बाणगंगा का पवित्र स्नान घाट। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ अपने बाण से गंगा को प्रकट किया था और यहीं पर अपने बाल धोए थे। इसी वजह से इस स्थान को बाल गंगा और बाणगंगा दोनों नामों से जाना जाता है। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और कई श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी यही करवाते हैं। यहाँ पर आपको एक मेडिकल यूनिट भी दिखाई देती है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंध कोई समस्या हो या गलती से चोट लग जाए तो आप यहाँ आराम से चेकअप करवा सकते हैं। तो यह लिखा है शरण पादुका मंदिर। थोड़ी दूर जाकर आपको इसके बारे में बहुत ही रोचक कहानी सुनने को मिलेगी। मान्यता है कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यही थोड़ी देर विश्राम किया था और उसी समय माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था। वैसे अगर देखा जाए तो कटरा से भैरव बाबा मंदिर तक का कुल रास्ता लगभग 14 किलोमीटर का है। इसमें से माता रानी के दरबार तक का रास्ता करीब 12 किलोमीटर है और वहीं से भैरव बाबा के मंदिर तक का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर है। अगर आप चाहे तो माता रानी से भैरव बाबा तक का यह 2 किलोमीटर का सफर आप रोपवे से भी कर सकते हैं। यह रास्ता थोड़ा आरामदायक और तेज है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पैदल पूरी दूरी तय नहीं कर पाते। आप कोशिश कीजिए कि सुबह जितना जल्दी हो सके यात्रा शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है थकान भी जल्दी महसूस होने लगती है। पानी की बोतल साथ रखें और आरामदायक जूते पहने। रास्ते में आपको कई सुरक्षा चेक पोस्ट दिखाई देंगे। यहीं पर आपका सामान और अन्य चीजों की जांच होती है। ये चेक पोस्ट यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बेंच लगी हुई है और साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। श्रद्धालु यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर सकते हैं। रास्ते में अगर आप थक जाते हैं तो कई जगह आपको ढोल बजाने वाले मिल जाएंगे। इनकी आवाज सुनकर आपका मूड तुरंत फ्रेश हो जाता है और थकान भी कम महसूस होती है। हम भी यहाँ पर थोड़ा नाचते हैं और इस माहौल का मजा लेते हैं। ऊपर पहुंचते ही हमें पहली बार कटरा सिटी का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप पूरा कटरा शहर को एक ही नजर में देख सकते हैं। यह नजारा बेहद खूबसूरत है। हमें यहाँ भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। जब हम नीचे से आते हैं तो यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला है हाथी माथा मार्ग, जिससे भवन तक लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर होता है। दूसरा है हिमकोटी वाला मार्ग, जिससे भवन की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। अगर आप हाथी माथा वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको अर्धकुंवारी माता के दर्शन का अवसर मिलता है। दूसरा मार्ग है हिमकोटी वाला मार्ग, जिसकी दूरी भवन तक लगभग 5.5 किलोमीटर की है। अगर आप हाथी माथा वाले रास्ते से जाते हो तो आपको अर्धकुंवारी माता के दर्शन का अवसर मिलता है, लेकिन हिमकोटी वाले मार्ग से अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं होते। यदि आप अर्धकुंवारी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ लगभग 8 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम होता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले यहाँ पहुंचकर अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवा ले। इससे
जब आप माता रानी के दरबार के दर्शन करके वापस आएंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा और यात्रा भी आसान हो जाएगी, क्योंकि अर्धकुंवारी माता के दर्शन का वेटिंग टाइम बहुत होता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी माता की पवित्र गुफा पर। इस जगह से एक बहुत ही रोचक और दिव्य कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे, तब माता यह आकर इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या कर रही थी। इस वजह से इसे गर्भजन गुफा भी कहा जाता है। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा है और श्रद्धालुओं को एकदम झुककर और घुटनों के बल चलकर जाना पड़ता है। यह इसलिए माना जाता है कि जिस तरह एक बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है, उसी तरह भक्त यहाँ से गुजरकर पुनर्जन्म का अनुभव करता है। यही कारण है कि अर्धकुंवारी माता की इस गुफा को दर्शन के लिए बहुत विशेष और अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि जब तक कोई यह दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी रहती है। आज भी लाखों श्रद्धालु इस गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करते हैं। हालांकि यह भीड़ बहुत रहती है, इसलिए कई बार 8 से 12 घंटे तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भक्त कहते हैं कि जैसे ही गुफा से होकर बाहर निकलते हैं, तो एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। अर्धकुंवारी से थोड़े ही आगे बढ़ते ही हम यहाँ एक लंगर मिल गया। यहाँ पर राजमा, चावल और अचार जैसे स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं और खाना एकदम बढ़िया तरीके से परोसा जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ रुककर आराम करते हैं और इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर आपको बैटरी कार की टिकट भी मिल जाती है। बोर्ड पर इसके सारे रेट साफ साफ लिखे हुए हैं। प्रति टिकट 450 रुपये एक तरफ वन वे का किराया है। वापसी आते वक्त बैटरी कार की टिकट सिर्फ 300 रुपये में मिल जाती है, यानी जाने का 450 और आने का 300 रुपये। ऑफलाइन टिकट भी यहाँ उपलब्ध रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। विशेष रूप से दिव्यांग यात्री और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। और बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे बैटरी कार में बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं। और हम रास्ते में बीच बीच में बनी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ी सी शॉर्टकट का काम करती है। इससे चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है और समय भी बच जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में धीरे धीरे धुंध दिखाई देने लगती है। यह दृश्य बेहद सुंदर और मनमोहक लग रहा है। धुंध के बीच यात्रा करना एक अलग ही अनुभव देता है और माहौल को और भी रहस्यमय बना देता है। यह बोर्ड पर लिखा है कि भवन तक का रास्ता 3 किलोमीटर और भैरव घाटी का मार्ग 2.5 किलोमीटर है। हम यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले माता रानी के दरबार के दर्शन करने चलते हैं और इस पवित्र यात्रा का आनंद लेते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि हेलीकॉप्टर सेवा 300 मीटर आगे है। यहाँ से हेलीपैड का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से आते हैं, वे यहीं पर उतरते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और हम पहुंच गए हैं पंची व्यू पॉइंट पर। यहाँ से नजारा बेहद सुंदर दिखाई देता है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और घाटियां फैलती हुई नजर आती है और यह दृश्य यात्रा का अनुभव और भी यादगार बना देता है। यहाँ पर स्वादिष्ट लंगर लगा हुआ है और श्रद्धालुओं को गर्मा गर्म हलवा और चाय परोसी जा रही है। यात्रा के बीच हमें यह प्रसाद थकान मिटा देता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देता है। तो दोस्तों, यही से हमें माता रानी के दरबार यानी भवन की पहली झलक दिखाई देती है। भक्तजन इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि पहली बार माता रानी के दरबार के दर्शन होते हैं।
मन में अलग ही ऊर्जा और भक्ति का संचार हो जाता है। और आप भवन के पास फ्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर माता पार्वती भवन, दुर्गा भवन और श्री राम मंदिर के पास बड़ा सा हॉल बना हुआ है। यहाँ यात्री आराम से ठहर सकते हैं। इसके लिए आपको कंबल काउंटर से कंबल लेना होता है, जिसकी कीमत 100 रुपए होती है। और जब आप कंबल वापस कर देते हैं तो आपके 100 रुपए भी आपको लौटा दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें स्मार्ट लॉकर भी दिखाई दे रहे हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको जो RFID कार्ड मिला है उसे स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद आपकी सारी डिटेल सामने आ जाती है और फिर 50 रुपए का चार्ज देकर आप स्मार्ट लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तुरंत ही एक लॉकर नंबर अलॉट हो जाता है और अगर आप चाहे तो सामान्य लॉकर भी ले सकते हैं, जिनके चार्ज स्मार्ट लॉकर से थोड़े कम होते हैं। और वहां पर आपको बस आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको की मिल जाती है। हाँ, लॉकर लेना जरूरी भी है क्योंकि माता रानी के दरबार के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है। तो हमने अपनी पवित्र यात्रा सुबह 8 बजे शुरू की थी और लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद दोपहर 12 बजे हम माता रानी के दरबार तक पहुंच गए। तो लगभग 1 बजे के आसपास हमने माता रानी के दरबार के दर्शन कर लिए। जैसे ही दर्शन शुरू हुए ऐसा लगा कि माता रानी खुद वही विराजमान है। यह मेरे जीवन का एक बिल्कुल खास अनुभव था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जीवन में किसी नई ऊर्जा और नई शांति ने छू लिया हो। यह एक ऐसा पल है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और सच बताऊं तो जैसे ही दर्शन किए सारी थकान बिल्कुल गायब हो गई। जो सफर अब तक हमने तय किया था उसकी सारी मेहनत सार्थक लग रही है। भवन से निकलने के बाद सबसे पहले आप श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन करें। इसके बाद लगभग 100 सीढ़ियां उतरकर महादेव जी के दर्शन जरूर करें। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आरती का समय होता है। इस दौरान सामान्य दर्शन बंद रहते हैं। तो अभी माता रानी के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप पैदल जाते हैं तो यह दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और आप आधे से 1 घंटे के अंदर आराम से पहुंच जाते हैं। वही अगर आप रोपवे की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 100 रुपए होता है, जिसमें आने जाने दोनों का किराया शामिल होता है। लेकिन ध्यान रखें, टिकट की शर्त के अनुसार आपको 2 घंटे के अंदर वापसी करनी होगी। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा देर करते हैं तो वापसी के लिए आपको दोबारा 100 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। रोपवे का टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट से मिलता है और यह रोपवे मनोकामना भवन से चलती है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट करवा लें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। थोड़ी ही देर में हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए। यह वही पवित्र स्थल है जहाँ भैरव बाबा विराजमान है। कहते हैं कि भैरव बाबा माता वैष्णो देवी दरबार के रक्षक है। मान्यता है कि जो भी भक्त भैरव बाबा के दर्शन करते हैं उसकी यात्रा पूरी होती है और माता रानी की कृपा उसके जीवन पर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है जब माता रानी माता के दरबार तक पहुंच रही थी तब भैरव बाबा उनके पीछे पीछे थे। माता रानी ने भैरव बाबा की भक्ति और शक्ति को देखकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे हमेशा माता के भक्तों की रक्षा करेंगे। तभी से भैरव बाबा को माता रानी के दरबार के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। भैरव बाबा का मंदिर इस यात्रा का सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ से नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों की छटा आपका मन मोह लेती है। यहीं से आप ऊपर से माता रानी के भवन को भी देख सकते हैं। यह दृश्य सच में अद्भुत है। 4 बजे के आसपास हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद ऐसा लगा मानो पूरी यात्रा पूरी हो गई। वापस लौटते वक्त जब हम नीचे की ओर आ रहे थे
तो कटरा शहर की जगमगाती लाइट्स ऊपर से देखने पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये नज़ारा हमारी यात्रा को और भी यादगार बना रहा था। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और सारी अपडेट्स व जानकारी पा सकते हो। तो लगभग रात के 8 बजे तक हम नीचे कटरा शहर पहुंच गए। इस यात्रा में जो ऊर्जा, शांति और भक्ति का अनुभव मिला वो जीवन भर याद रहेगा। सच कहूं तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि माता रानी का आशीर्वाद पाने का एक दिव्य अवसर था। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार जरूर इस पवित्र धाम की यात्रा करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही यात्राओं और अनुभव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।